तो न्यूज काउंटर में अब बात बेजुबानों पर इंसानी कहर की। आपने चुनावों के दौरान, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, शराब बांटने की, पैसे बांटने की और इसके अलावा साड़ी कपड़े बांटने के वादों को देखा होगा। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बार सत्ता के लालच का शिकार बने हैं बेजुबान जानवर, जिन्हें चुनाव जीतने पर मौत देने का, मार देने का वादा किया गया था। यह खबर तेलंगाना से सामने आई है, जहां करीब 600 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई है। किसी भी नेता को बस जीत चाहिए चुनाव में, और यही यहां पर भी होता नजर आया। नेता वोट के लिए बेजुबानों की सुपारी किलिंग पर उतर आए हैं। 6 और 7 जनवरी को स्ट्रीट डॉग्स की हत्या का पूरा अभियान चलाया गया और सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी सामूहिक हत्या कर दी। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर लंबी कानूनी बहस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना की गलियों में दिन दहाड़े बेजुबानों का खून बहाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार इन आवारा कुत्तों को क्यों मारा जा रहा है। सबसे पहले वो जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पिछले साल दिसंबर में तेलंगाना में ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने ग्रामीणों से आवारा कुत्तों के आतंक और बंदरों की समस्या से निपटने का वादा कर दिया था। अब चुनाव जीतने के बाद उन्हीं कुत्तों को मारकर उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कुत्तों के कत्ल के लिए जहर के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने का शक जताया जा रहा है। तेलंगाना की इस जघन्य वारदात को देखकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता के लिए बेजुबानों का कत्ल करना कितना जायज है। तो देखिए, यह तस्वीर और यह कहानी हैरान कर देती है उस भारत में जहां कुत्तों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है, लेकिन इन सब से इतर यहां पर सामूहिक रूप से कुत्तों का कत्ल किया जा रहा है। देखिए, इस तरह से मासूम कुत्तों आपको आमतौर पर सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन कैसे कुत्तों की किलिंग की जा रही है वो डिटेल्स आपके सामने बिग बॉल के जरिए रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकेशन 3 लोकेशन है, हैदराबाद, हनुमनकोंडा और कामारेड्डी। कितने कुत्ते मारे गए? हैदराबाद में 100 कुत्ते मारे गए। अभियुक्त इसमें गिरफ्तारी भी, यानी कार्रवाई भी करने की कोशिश की गई है। एक सरपंच समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए, कार्रवाई किया की गई, हत्या का इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। दूसरी जगह है हनमकोंडा, जहां पर 300 कुत्ते मार दिए गए। इस पूरे मामले में भी पुलिस के पास शिकायत पहुंची है और 2 सरपंच समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी को पूरा कर लिया गया है। कामारेड्डी की बात करें, वहां पर भी इसी तरह का वादा किया गया था और 200 कुत्तों को मारा गया है। यहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 सरपंच समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या का केस इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। तो यह वो पूरी कहानी है और कहा यह जा रहा है कि कुत्तों को मारने के लिए सरपंचों ने बाकायदा एक व्यक्ति को जहरीले इंजेक्शन लगाने के लिए नियुक्त किया है। कुत्तों की हत्या के बाद उनके शव गांव के बाहर दफनाए गए। जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो वेटनरी डॉक्टर्स की टीम ने कुत्तों के शव को गड्ढों से खोदकर बाहर निकलवाकर उनका पोस्टमार्टम किया। विसरा के सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए ताकि मौत की सही वजह और इस्तेमाल किए गए जहर के बारे में जानकारी मिल सके। और हैदराबाद की इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में वक्त हो चला है आपको यूपी और बिहार के सबसे बड़े सिंगर पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई खबर बताने की। आखिरकार पावर स्टार पवन सिंह को इतना गुस्सा क्यों आता है भाई? फैन ने किसके बारे में कमेंट कर दिया जिससे वो भड़क गए? वो मिस्ट्री गर्ल कौन है जिसके लिए वो मारपीट पर उतारू हो गए? हालात इतने बिगड़े कि उन्हें बाउंसर्स को संभालना पड़ा। आखिरकार सबसे पहले पवन सिंह के वो गुस्से वाला वीडियो देखिए, फिर डिटेल में इस खबर की एक-एक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। बहुत सालों के बाद आज मेरा मन हुआ है, मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हेलो
तो यहां पर जिस शख्स ने पवन सिंह और उनके साथ मौजूद उस मिस्ट्री गर्ल पर कमेंट किया, उसे किस तरह से हॉल से बाहर निकाला गया यह आपने देखा। और उस दौरान पवन सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उसके लिए आपको यह वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ कि मैं आज संगीत सुनूंगा। मुझे सुनने दो। कौन है जाने? कोई मारपीट नहीं करेगा। हेलो, यहाँ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है? अच्छे से भैया बैठे हैं हमारे। तो न्यूज काउंटर में आगे आखिरकार वो मिस्ट्री गर्ल कौन है, ये आपको अगला वीडियो देखकर पता चल जाएगा। ये वही लड़की है जिसके लिए पावर स्टार पवन सिंह ने पूरी पार्टी में हंगामा कर दिया। वो मिस्ट्री गर्ल पवन सिंह के लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती है, ये सुनकर, ये देखकर आप खुद समझ जाएंगे। रिकॉर्डिंग लगाओ। हाँ, रिकॉर्डिंग लगाओ इसको। मैं चाहूंगा महिमा सिंह जी आप प्लीज इधर आइए। सर आओ मेरी जान, इधर आओ। रिकॉर्डिंग लगाओ। एक बार और सुनिए कि पवन सिंह ने इस मिस्ट्री गर्ल के लिए क्या कुछ कह दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह को गुस्सा आया हो। पवन सिंह जिस भी पार्टी में जाते हैं वहां पर हंगामा होना तय है और विवाद भी होता है। सवाल यह है कि इस हंगामे और विवाद की आखिरकार वजह क्या है। पवन सिंह के तमाम वीडियोस को देखने के बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विवाद और हंगामे की पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक वो है शराब का नशा। ये वीडियो 5 जनवरी का अब हम आपको दिखा रहे हैं। उस दिन पवन सिंह का जन्मदिन होता था, जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और उस दौरान भी पवन सिंह शराब के नशे में झूमते नजर आए। तो पवन सिंह की इन तस्वीरों के बाद अब न्यूज काउंटर में बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्थान पर उठे विवाद की। आज और अब अकबर, औरंगजेब और हुमायूं और कालनेमी तक यह पूरा विवाद पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जहां लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसके बाद इस विवाद ने एक नया रूप ले लिया है। योगी ने बिना नाम लिए कहा कि जो सनातन के खिलाफ हैं वो कालनेमी हैं। भारत का संविधान कहता है कि अफवाह फैलावे वो भ्रम फैलावे वो देशद्रोही होता है। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। धर्म से सनातन धर्म की और विशेष रूप से हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे मठ के रेवेन्यू की सबकी क्षति हो रही है। एक योगी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिरकार वो कालनेमी कौन है जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वो तस्वीर देखिए और
सवाल यह है कि कौन था वो कालनेमी जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक राक्षस जो कि छल और कपट का प्रतीक था, और इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं इसके बारे में। देखिए क्या डिटेल्स है। बजरंगबली को संजीवनी बूटी लाने से रोकने के लिए रावण ने इसी कालनेमी का इस्तेमाल किया था, जिसकी चर्चा आज सीएम कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान को ऐसा बताया जाता है कि उनको भ्रमित करने के लिए भी साधु का रूप इसी कालनेमी नाम के राक्षस ने धर लिया था, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। बजरंगबली ने राक्षसी माया को पहचान लिया और उसका वहीं पर वध कर दिया, और कालनेमी को कपट, छल और पाखंड का भी प्रतीक माना जाता है, जिसकी तस्वीर एक एआई इमेज के जरिए हम आपको यहां दिखा रहे हैं। तो देखिए, इधर सरकार से तकरार, उधर शंकराचार्य और बाघ बेला प्रशासन में नोटिस वार चल रहा है। दोनों तरफ से, इधर से नोटिस, उधर से नोटिस आ रही है, और प्रयागराज के माघ मेले में विवाद अब नोटिस से आगे बढ़कर आजीवन बैन तक पहुंच गया है। प्रशासन ने अपने ताजा नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मेले में प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की चेतावनी और धमकी दी है। ये बात प्रशासन ने अपने दूसरे नोटिस में की है, जो कि 18 जनवरी को जारी किया गया था, और आज ये नोटिस सामने आया है। अविमुक्तेश्वरानंद पर कई और गंभीर लगाते हुए 24 घंटे में शासन प्रशासन सरकार ने उनसे जवाब मांगा है। यानी अब तक कुल 4 नोटिस जारी हो चुके हैं। पहले प्रशासन का नोटिस, जवाब में शंकराचार्य का नोटिस, फिर तीसरा नोटिस प्रशासन की तरफ से, और उसके जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद का चौथा नोटिस, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो न्यूज काउंटर में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि प्रशासन के पहले और दूसरे नोटिस में आखिरकार क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या पर अव्यवस्था का आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा लगाया गया था। वीआईपी मूवमेंट से स्थान को बाधित करने का दावा यह प्रशासन ने कहा। सुरक्षा में सेंध और मेला नियम तोड़ने तक का जिक्र इस नोटिस में किया गया है। जवाब न मिलने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध की चेतावनी सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। मेले में गए जो जमीन उनको और उनके आश्रम को दी गई है, उस जमीन को वापस लेने का भी एक तरह से इस नोटिस में धमकी है। 24 घंटे में नोटिस का जवाब न देने पर शासन एक्शन लेने की उन पर बात कह रहा है। तो एक तरफ प्रशासन और शंकराचार्य में ठनी है, तो दूसरी तरफ साधु और संत भी इस पूरे विवाद पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ संतों के साथ, जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। क्या हमने जांच की मांग की? किसने मांग की? हमने जांच की मांग नहीं की। हमने मांग की कि हमारे ईगो को फुलफिल किया जाए, हमें बिल्कुल मान सम्मान से हमें कहाँ गंगा स्नान के लिए ले जाया जाए। ठीक, ये अपने ईगो को फुलफिल करने वाली बात है। सरकारें शंकराचार्य बनाने का काम नहीं करती, न शंकराचार्य किसी को महंत पर सरकार महंत बनाती, न महामंडलेश्वर बनाती। ये परंपरागत चलते बनते हैं, ये परंपराएं हैं, और सरकारों को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। किसी भी संत के साथ मारपीट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए सरकार को एक जांच समिति बनानी चाहिए और दोषी अधिकारियों को सजा उसमें होनी चाहिए। तो ये पूरा विवाद क्यों बढ़ गया? क्योंकि आज यूपी के मुख्यमंत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कह दिया है, और इस पूरे घटनाक्रम में अब सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे
तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो अखिलेश यादव एक तरफ अपने बयानों के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी अब विरोध पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेताओं के द्वारा हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर सामूहिक मुंडन करवाया गया है और बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। तो सरकार और संत की इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में अब खबर सड़क पर बढ़ते बवाल और हंगामे की। कहीं किसान सड़क पर उतरे हैं तो कहीं छोटी छोटी बातों पर ईंट और पत्थर चल रहा है, तो कहीं सड़क पर सरेआम मारपीट हो रही है। नशे में धुत लड़की का हंगामा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर होते हंगामे पर कहा जा सकता है कि छोटी बात और बड़ा बवाल। इसीलिए कुछ विजुअल्स और कुछ जानकारी आपको बिग बॉल के जरिए इस खबर से जुड़ी हुई आपको देना बहुत जरूरी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से लेकर रायबरेली और रुड़की तक हंगामा मचा हुआ है। देखिए 3 तस्वीरें। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये सवाई माधोपुर की है जहां पर प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की गई तो ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश की गई है। दूसरी का ये तस्वीर देखिए कैसे हंगामा हो रहा है। ईंट, लाठियां, हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर लोग जूझ रहे हैं और जान लेने पर आमादा। और तीसरी और सबसे खास तस्वीर रायबरेली की, जहां पर एक अकेली लड़की पूरे लगभग 6-7 लड़कों से अकेले भिड़ती नजर आ रही है और मारपीट करती रही है। न्यूज काउंटर में अब इस पूरे बवाल को डिकोड करने वाली पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के रायबरेली वाली है, जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। एक फास्ट फूड की दुकान पर एक युवती ने जमकर हंगामा काटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ने पहले लड़के पर हमला किया, उसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा पूरे शहर में है। दावा किया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। पहले युवती से कहासुनी हुई और उसके बाद युवती ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। लड़की से पिटने के बाद दुकानदार और उसके साथियों ने भी उस पर जमकर लात घूसों की बरसात कर दी, लेकिन लड़की बार बार लड़कों पर हमला करती रही, हार नहीं मान रही है और फिर लड़के उसकी पिटाई करते हुए इस वीडियो में नजर आए। अरे शांत हो जाओ। तो रायबरेली की इस हंगामे की खबर के बाद अब इसी तरह के एक वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर से आया है, जहां किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। अजनोटी गांव में डूंगरी बात के विरोध में हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। किसान कलेक्ट्रेट तक जाने की मांग करने लगे। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने से मना किया, लेकिन तभी कुछ युवा किसान अपनी नाराजगी जताते हुए अपने ट्रैक्टर्स को लेकर कलेक्ट्रेट की तरफ जबरन रवाना हो गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। किसानों ने पुलिस की परवाह किए बिना ट्रैक्टर उनकी तरफ बढ़ा दिए और पुलिस को मजबूरन बैकफुट पर आना पड़ा। पुलिस ने जैसे ही थोड़ा बल प्रयोग किया, वैसे ही ग्रामीणों ने पलटवार करते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। किसानों ने पुलिसकर्मियों पर ही ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश की है और किसान यहीं पर नहीं रुके। पुलिस और किसानों के बीच इसके बाद जमकर पथराव हुआ। तो न्यूज काउंटर में आगे बवाल वाली कहानी को डिकोड करने वाली तीसरी खबर, जिसका वीडियो हमने बिग बॉल पर आपको दिखाया। रुड़की से यह तीसरी तस्वीर है। रुड़की के नांगल पलूनी गांव में बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हुई। मामूली विवाद को देखते हुए यह हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला एक दूसरे पर किया है। वीडियो में आप घरों की छतों से ईंट पत्थर बरसाते लोग साफ तौर पर देख सकते हैं।
तो ये 3 तस्वीर अलग अलग शहरों की, लेकिन सवाल यह है कि इन छोटी छोटी बातों पर लोगों को गुस्सा क्यों आता है। और अब न्यूज काउंटर में वक्त अगली खबर का। अगली खबर क्या है, देखिए, आपके जिम में, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के पास जो जिम है, कहीं वहां पर धर्मांतरण वाला रैकेट तो नहीं चल रहा है, क्योंकि न्यूज काउंटर में अगली खबर मिर्जापुर से है, जो बताती है कि धर्मांतरण की फैक्ट्रियां अब आपके पड़ोस के उस जिम तक पहुंच चुकी है जहां आप और आपके बच्चे सेहत बनाने के लिए जाते हैं। तस्वीरों में जो चेहरे अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं और जो देख रहे हैं जो चेहरे, उनको ध्यान से देखिए। ये उन चेहरे हैं, ये वो लोग हैं और इन पर आरोप है कि वो जिम की आड़ में धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक जिम में आने वाली युवतियों से पहले दोस्ती की जाती, घुमाया फिराया जाता, फिर धीरे धीरे उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता। मुख्य आरोपी फरीद इस पूरे मामले में फरार चल रहा था, जहां मिर्जापुर पुलिस ने आज उसे एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली मारी और गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल फरीद का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे खेल का खुलासा आखिरकार कैसे हुआ। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। न्यूज काउंटर में अब आपको इसी खबर को डिकोड करते हैं और डिटेल से थोड़ा बताते हैं कि मिर्जापुर की कितनी जिम में क्या कुछ चल रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। 4 जिम में यह धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इन सभी 4 जिम को सील कर दिया है और इस पूरे मामले में पहले 2 आरोपी पकड़े गए, बाद में 2 और आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसकी खास बात यह है कि ये चारों आरोपी जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, ये एक विशेष समुदाय से आते हैं। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इनके हवाले से मिले हैं, जिसमें 30 से 40 युवतियों की तस्वीरें बरामद हुई हैं। और कल इस पूरे मामले में कुल जो पुलिस को द्वारा बताया गया कि लगभग 35 युवतियां टारगेट पर थी। तो ये वो डिटेल है जो आपको बताता है कि आपके घर के पास में जो जिम है, समझिए वहां पर कैसे इस तरह का खेल चल रहा है और ये कैसे आपको बहुत ज्यादा सतर्क करती है। तो अब आपको न्यूज काउंटर में अगली खबर बताने जा रहे हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वो क्या है, देखिए, एआई वाला चश्मा अब दिल्ली पुलिस ने लॉन्च कर दिया, खासकर कहां, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में, जहां पर हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई ये एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस एक अनोखे तरह का चश्मा लेकर आई है, जिसे अब दिल्ली की पुलिस पहने नजर आएगी। गणतंत्र दिवस की परेड की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान नजर आएंगे। दरअसल ये पूरा चश्मा एक विशेष तरह का चश्मा है जो कि एआई फीचर से लैस है। ये चश्मा एक ऐप के जरिए पुलिसकर्मी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके हुए रखेगा। इसके बाद पुलिसकर्मी की नजरों के सामने से जो कोई भी गुजरेगा, अगर वो अपराधी है तो तत्काल ये चश्मा उसको डिटेक्ट कर लेगा और इसकी सूचना पुलिसकर्मी के मोबाइल पर और कान में लगे ईयरफोन पर आ जाएगा। कोई अपराधी अपना चेहरा बदल भी ले तो 26 जनवरी की परेड के दौरान अगर वो नजर आ गया है इन जवानों के सामने, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस अपराधी का असली चेहरा ये एआई फीचर से लैस चश्मा पहचान लेगा। तो ये चश्मा कैसे काम करता है यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसकी खासियत क्या है, इसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा को देखते हुए एक खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्निक इस बार ये चश्मा है जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस बार इसको पहन के रखेंगे। ये जो चश्मा आप देख रहे हैं ये कोई साधारण चश्मा नहीं बल्कि एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत का ये चश्मा है जो कि भीड़ में भी अपराधियों को पहचान लेंगे। इस चश्मे की खास अलग अलग जो क्वालिटीज हैं वो हैं, पहले जानते हैं दिव्या सब इंस्पेक्टर से। दिव्या जी, ये जो चश्मा आपने पहन रखा है किस तरीके से ये अचूक हथियार है दिल्ली पुलिस के लिए?
सर ये सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए जो भी, क्योंकि क्राउडेड एरिया होगा बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के लोग हमारे आएंगे, तो उसमें सस्पिशियस लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि हम मूवमेंट, क्योंकि एक जो फिक्स कैमरा होगा एक सर्टेन एरिया को ही कवर करता है, लेकिन इस चश्मे की मदद से हम लोग कवर करेंगे बहुत सारा एरिया। कोई भी मतलब बच के नहीं जा सकता है, कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति होगा तो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उस पर रेड मार्क आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो ग्रीन उसमें आएगा। तो दिल्ली पुलिस के इस एआई वाले चश्मे की कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं कि एआई चश्मा आतंकियों और अपराधियों के लिए काल साबित हो रहा है। इसकी नजर में आया एक भी अपराधी अब नहीं बचेगा। इस चश्मे में 65,000 अपराधियों का डाटा फीड किया गया है। इस चश्मे में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। चश्मे की जद में आने वाला हर अपराधी की एआई के जरिए पहचान हो जाएगी। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश महिला ने एआई चश्मे पर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। डीसीपी देवेश महिला जिसे बात करते हैं, सर आपका भी डेटा इसमें डाला गया, तो किस तरीके से पहचान होगी? ये FRS सिस्टम है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसके तहत वीडियो एनालिटिक्स में इनके अंदर काफ़ी एल्गोरिथम डेवलप किए गए। अगर कोई भी आदमी जो वांटेड है वो अगर आता है उसके सामने, तो डेफिनेटली ये सिस्टम एक अलर्ट जारी करेगा। तो इमीडिएटली चूँकि हम चश्मे से देख रहे हैं और सामने ही वो हमारे आदमी, तो उसको डिटेक्ट करने में और उसको डिटेन करने में, दोनों में इसमें हमारी सहायता होगी। एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? सर्टेनली जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी में एनेबलर हो या फोर्स मल्टीप्लायर हो, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब न्यूज काउंटर के आखिरी हिस्से में आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले कर्तव्य पथ पर इंडियन नेवी के रिहर्सल का एक बेहद ही खास वीडियो। से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, तिरंगे के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरे जब तक नौसेना के इंजन मार्च न करे ये कर्तव्य पथ गर्म नहीं होता। तो कर्तव्य परेड पर गौरवशाली इन तस्वीरों के साथ न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही।